इमरान खान को उतारा गया था बुनियादी तौर पे वो कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि उसको मकबूल किया जाए और दोबारा 2/3 अक्सरियत से लाया जाए। देखिए, वो जो खान साहब की थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई ना, वो बीसीसीआई बैंक के हवाले से उन्होंने बात की और वो एडिटेड क्लिप है जो क्लिप शेयर हो रहा है। तो अगर आप पूरा क्लिप सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बीसीसीआई बैंक के हवाले से बात कर रहे हैं। अर्ली इलेक्शन सूट करते हैं, लेकिन अगर कुछ देर भी हो जाती है तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि उस सियासी तौर पे उनको कोई बड़ा नुकसान होगा। हाँ, इंतजामी कुछ मामलात ऐसे हैं, कोई तैनातियां हैं, ये जो मसाइल हैं वो एक अलहदा बहस है, लेकिन सियासी तौर पे मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज्यादा इसका नुकसान होगा। इस वक्त अगर वो इंतखाबात में जाते हैं तो मुझे यही लगता है कि जिस तरह उन्होंने, आपने देखा कि पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी नशिस्तें वगैरह वापस जीती और सारा जो इत्तेहाद है जो मिल के इलेक्शन लड़ रहे थे। अगर आप सिर्फ मुल्तान की मिसाल ले लें तो वहां पे मरियम बीबी भी गई हुई थी, वहां पे गिलानी साहब भी एक्टिव थे, उनके बेटे भी एक्टिव थे, लेकिन उसके बावजूद वहां से पीटीआई ने सीट निकाली। तो ये जो अब तासुर देते हैं कि जनाब सिर्फ पीटीआई ने कुछ अपनी सीटें वापस ले ली, नहीं, ऐसा तासुर नहीं है, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। सबसे उन्होंने नशिस्तें इलेक्शन लड़के सबका मुकाबला करके वापस ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हुकूमत के साथ जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसका सामना कर रही है हुकूमत और उसको आगे ले चलने के लिए, उसको हल करने के लिए भी कोशिशें कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ मुत्तहदा हुकूमत और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपना दबाव बरकरार रखे हुए है हुकूमत के ऊपर भी और फिल वक्त तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस बात का इरादा रखती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो जुडिशल कमीशन है, जो जुडिशल रेफरेंस है, वो उसको दायर करने के हवाले से उसमें इरादा रखती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं और जो सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश है, अगर हम सियासी बात करें, माशी बात करें, आईनी तौर के ऊपर अगर हम बात करें, गुज़िश्ता दिनों जो कुछ भी हमने पंजाब में देखा तो बहुत सारी अफवाहों का बाजार भी गर्म है। मौजूदा हुकूमत की हुकूमत छोड़ने के हवाले से, जल्द इंतखाबात के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। साथ ही साथ साथ ये भी बात की जा रही है, इस बारे में भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि क्या इस बात की भी तैयारी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर 2/3 अक्सरियत से लाए जा रहे हैं। साथ ही साथ परवेज इलाही हुकूमत के हवाले से भी बातें हैं कि क्या वो अब चंद दिन की मेहमान है। अगर जल्द इलेक्शन या इंतखाबात होने की कॉल होती है तो फिर ज्यादा अरसे तक परवेज इलाही पंजाब में अपनी हुक्मरानी नहीं रख सकेंगे, यकीनन असम्बलियों को तहलील करना पड़ेगा। और फिर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बात हो रही है कि उस पर इतना वावेला क्यों मचाया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से बात की जा रही है। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद ये कह रहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, उसका फैसला सुनाया क्यों नहीं जा रहा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तहफ्फुज़ात हैं उनका वो इजहार कर रही है। इन सारी चीजों के हवाले से एक बात सामने नजर आती है जिसके ऊपर बात की जा रही है कि इदारों पर दबाव बढ़ाने के लिए सियासी फायदा हासिल किया जाता है या उससे सियासी फायदा हासिल हो जाता है। और क्या यह हिकमत अमली ठीक है कि अगर सियासी फायदा हासिल करना हो तो इदारों पर दबाव बढ़ाया जाए। इन सारी सूरत हाल के ऊपर, इन सारे सवालात के ऊपर आज अपने इस प्रोग्राम में तज्जिया लेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे जरा बारीक बीनी से जायजा लेंगे कि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हो क्या रहा है और तज्जियाकारों की निगाह में वो इस सूरत हाल को देख कैसे रही। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और मुझे ज्वाइन करेंगे तज्जियाकार अतर काज़मी साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं और मामले के ऊपर अपनी राय भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मजहर अब्बास साहब, आपसे आगाज करते हैं। जरा ये जो थोड़ी सी बात की जा रही है इसी से कर लेते हैं, चूंकि फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी इस वक्त टॉप ट्रेंड के ऊपर है। उस स्टोरी के हवाले से भी गो के कोई बहुत ज्यादा बातें पीटीआई की तरफ से तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला जो है, क्योंकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इन केसेस के ऊपर बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस किए रखती थी। इस वक्त जो बात हो रही है इसको किस निगाह से आप देखते हैं? शुक्रिया फरीद। देखिए, ये जो अब जब केस का फैसला आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट जो पहले 2002 में था उसमें तरमीम हुई कुछ, और फिर 2017 में जो एक्ट आया, उन दोनों एक्ट्स को देखने की ज़रूरत है। और उसमें एक तो है ममनुआ फंडिंग, यानी जहां जो है अगर आपने उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर्ड नहीं किया है और उसको शो नहीं किया है तो वो फंड, अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो फंड जो है वो फ्रीज हो जाएगा। दूसरा है फॉरेन एडेड। फॉरेन एडेड जो है वो सीरियस ऑफेंस है,
क्योंकि पाकिस्तान के कानून में जो है वो फॉरेनर्स से और या फॉरेन कंट्री से जो है वो किसी पार्टी को फंड करना जो है वो प्रोहिबिट है। और अगर वो प्रूव हो जाता है तो उससे सियासी जमात डिस्क्वालीफाई हो सकती है, उस जमात के जो अरकान हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि 2002 में जो पार्टी पे पाबंदी थी और अरकान पर 4 साल की पाबंदी थी, लेकिन 2017 में वो 4 साल की पाबंदी ख़त्म करके सिर्फ 1 टर्म की पाबंदी रखी गई। तो पार्टी अगर ये उसमें है कि किसी फॉरेन एजेंसी ने, किसी फॉरेनर्स ने जो इंडिविजुअल्स हों लेकिन वो पाकिस्तानी नेशनल ना हो या उनके पास ड्यूल नेशनलिटी ना हो, उन्होंने अगर एड किया है तो वो उसके दायरे में आ सकता है। अब अगर वो आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये बताएगा कि ये चीज़ें हैं, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। वो फिर सुप्रीम कोर्ट को, एक गवर्नमेंट को 15 दिन के अंदर एक रेफरेंस फाइल करना होगा विद द सुप्रीम कोर्ट। तो मदर अब्बास साहब, इस पर ताखीर की वजह आप क्या समझते हैं कि जो ताखीर इसके अंदर हो रही है, और दूसरी तरफ जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद, दोनों ही का रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ है? देखिए, क्योंकि एक तो बहुत गैर मामूली ताखीर है इसमें मैं समझता हूँ इसकी ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि 8 साल बहुत अरसा होता है, बहुत लंबा अरसा होता है। आप 6 महीने, साल, मैक्सिमम 1.5 साल में इसका फैसला आ जाना चाहिए था। तो 8 साल में चूंकि इतनी ताखीर हुई है और फिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात इस तरह के लगाए जाते हैं, तो फिर उसमें कोई भी केस किसी पार्टी के खिलाफ हो तो वो दूसरी पार्टी उससे फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन ये अहम केस ज़रूर है और इस केस का फैसला बिल्कुल फौरी तौर पे आना चाहिए। अब जो पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे, तो वैसे तो ठीक है उनका ये फैसला कि ये इलेक्शन कमिश्नर के साथ खिलाफ हो जाएंगे। इससे पहले जो इलेक्शन धांधलियों के वो इल्ज़ामात लगाते गए उसमें वो नहीं गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जी चूँकि हुकूमती इत्तेहादी या हुकूमत जो है वो वज़रा जाके मिले हैं इलेक्शन कमिश्नर से, उसको बुनियाद बना के। लेकिन मेरी कुछ लॉयर से बात हुई है जिनका कुछ ताल्लुक तहरीक इंसाफ से भी है। वो शायद वो समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक रिस्क ले रही है। अच्छा। और इस रिस्क में, क्योंकि इसमें रिस्क क्या है, इसलिए कि वो जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन का दावा ये है कि उनके पास इस हवाले से बहुत मफाद है। अब वो प्रूव क्या करेंगे? अगर वो ये गए कि जी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जाके मिले हैं और बकौल जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी उन्होंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से शकें बताई हैं, ये बताई हैं, तो ये तो फिर उनको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन वो तो मिलते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि उसमें भी उनके वुज़रा भी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है, अगर उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई सरबराह, कोई उसके अंदर वुज़रा अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो ओपनली उनसे मुलाकात। लेकिन अब देखना, असल में देखना ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीक इंसाफ रेफरेंस क्या बनाती है। राइट। मैं मदर अब्बास साहब आपसे इस चीज के ऊपर जरा लेता हूं। मैं अतर काज़मी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं और आपका इस पर तज्जिया लूं, हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू, देन आई विल कम टुवर्ड्स योर साइड। कंवर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच सर। मुझे बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का जो फैसला किया है, यह फैसला क्या वाकई इस मौके के ऊपर दुरुस्त है? जबकि फॉरेन फंडिंग के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद ये कहती है कि उसका फैसला जल्द सुनाया जाए, मजीद ताखीर ना की जाए उसमें। नहीं, हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की है, मुझे बड़ी इसमें हौसला अफजाई हुई और मेरा उन्होंने अपडेट किया। तो वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई भी अगर किसी को शिको को शुबात हैं, उनकी इंटीग्रिटी पर है या उनकी कारकर्दगी पर है, तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत हर शहरी को, हर पार्टी को सुप्रीम जुडिशल कोर्ट में जाने का हक है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आप जब पेश होंगे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो देखना कितना बड़ा अहम केस था जस्टिस साहिद ईसा का, और उसके प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से रेफर आया था वजीर आजम की एडवाइस पर, तो वो उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि इसमें कोई बुनियाद नहीं है, ग्राउंड नहीं है। तो इसी तरह ये बताएंगे कि जनाब ये गवर्नमेंट के इत्तेहादी ग्रुप उनसे मिला है
तो उसमें तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सारी उनकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है, उनमें चारों मेंबर भी मौजूद थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी, उसके बाद तमाम नहीं, लेकिन क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके के ऊपर जो है जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का जो फैसला किया है, क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है इस मौके के ऊपर, जबकि फॉरेन फंडिंग का फैसला भी जो है मुतवक्के है कि वो उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जल्द सुनाया जाए उसे? देखें, इसमें सबसे बड़ी अहम बात जैसे आप बता रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अंदर कोई ग्राउंड नहीं है, इसके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस बुनियाद पर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ी अहम बात है कि जहां तक फैसला का ताल्लुक है तो तहरीक इंसाफ के ही 5 साल तक वो अदालतों से स्टे लेते रहे। इसी तरह से वो लेट हो गया, डिले हो गया, वरना तो 2-3 साल में केस फारग हो जाता। अब ये चंद रोज में फैसला आ रहा है, चंद रोज में आ जाएगा, मुमकिन है ये अगस्त के पहले। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं, यानी आप ये बता रहे हैं कि चंद रोज में फैसला आने वाला है? वैसे जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में ये अगस्त के पहले हफ्ते में आ सकता है, किसी टाइम भी आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस टेक्निकल पॉइंट का है, जुडिशरी के पॉइंट भी देखा, टेक्निकल पॉइंट भी देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट भी देखा, सब देखने के बाद फैसला तैयार हो चुका है और चंद रोज में जो फैसला जो है। तो आपके नजदीक वैसे क्या मुतवक्के क्या है कंवर दिलशाद साहब, क्या तवक्को की जा रही है? जैसे कि आप लग रहा है तवक्को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सब कुछ आया कर दिया है। ये फाइनेंशियल टाइम की जो खबर है ये तो आफ्टर थॉट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीजें जो आज फाइनेंशियल टाइम लेकर जो कल ये परसों शाया की है, वो तो ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी सिफारिशात दे चुका है बमा डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वो इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी ये सारी रिपोर्ट जो थी सीक्रेट नहीं रखी थी, उन्होंने इसको बाकायदा ओपन कर दिया था, जबकि तहरीक इंसाफ से हाई कोर्ट गई थी जो सीक्रेट रखा जाए, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया और इलेक्शन कमीशन भी रिजेक्ट कर दिया। तो 18 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट्स जो सीक्रेट नहीं रही ओपन हो गई थी। अब वही रिपोर्ट है जो फाइनेंशियल टाइम ने भी लिख दी। तो फैसला जो आपके सामने ये इमरान खान भी घबराए हुए हैं और बाकी वो ये कहते हैं, मैं आप एक सेकंड लेता हूँ कि मैं काफी इंटरव्यू दे चुका हूँ इसी पॉइंट के ऊपर कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तहरीक इंसाफ के चंद रोज पहले हमारे अख्तर मिले, 1.5-2 घंटे मुलाकात हुई, बड़े इंतहाई अपराइट पॉलिटिशियन पाकिस्तान के, और इसी तरह से शाम वैसे बैठे रहे 1.5-2 घंटे तक। ये सारे जाते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती है, गवर्नमेंट के भी जाते हैं, अपोजिशन के भी जाते हैं, सबके दरवाजे खुले उनके लिए। ठीक हो गया। अतर काजमी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। आपने मजहर अब्बास साहब की भी बात सुनी, कंवर दिलशाद साहब की बात सुनी। मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं कि एक ऐसे मौके के ऊपर, क्योंकि मामला तो संजीदा है, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। आप समझते हैं कि इस वक्त ये जो टाइमिंग और खास तौर पर जो दबाव बढ़ाया जा रहा है, ये सारी इस टाइमिंग में दुरुस्त है? जबकि एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद ये कहता है और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि ताखीर बहुत ज्यादा हो गई, अब जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए इस फॉरेन फंडिंग के मामले में। देखिए, वो जो खान साहब की थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई ना, वो बीसीसीआई बैंक के हवाले से उन्होंने बात की और वो एडिटेड क्लिप है जो क्लिप शेयर हो रहा है। तो अगर आप पूरा क्लिप सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बीसीसीआई बैंक के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक ये ताल्लुक है कि फैसला, देखिए ऑब्वियसली इसके जो भी कानूनी पॉइंट्स हैं वो कंवर दिलशाद साहब ने और मजहर अब्बास साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से समझा दिए। अब जंग तो लड़नी है कानून की और साथ साथ मसला है सियासी, तो उसके ऊपर सियासी दबाव भी वो डालेंगे, अपना सियासी बयानियां भी बनाएंगे। और यही वजह है कि आज पंजाब असेंबली ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अब इससे आप इतफाक कर सकते हैं, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 12 करोड़ का सूबा, उसकी इलेक्टेड असेंबली वहां से करारदाद मंजूर करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में उसका एक अपना जो है सियासी वजन तो होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी वो मंजूर करवा रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने पूरा एक चार्ज शीट रखी हुई है सामने, जो वो बार बार बताते हैं कि इन्होंने ये फैसला किया, ये फैसला किया, ये फैसला किया जो हमारे खिलाफ गया। लेकिन अतर काज़मी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जो एक बात कही जा रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद के वुज़रा से मुलाकातें, तो ये मुलाकातें कोई नई तो नहीं है। पीटीआई के दौर के अंदर भी जो है वो पीटीआई के वुज़रा मुलाकात करते रहे, शाह महमूद कुरैशी मुलाकात करते रहे, अभी रिसेंटली हुमायूं अख्तर खान साहब ने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। तो वुज़रा की जो मुलाकातें हैं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि पीटीआई उसके ऊपर तनकीद करे या उसको बेस बनाकर जो है वो एक जुडिशियल रेफरेंस की तरफ जाए?
देखिए, इदारों के दरमियान एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी रहता है, मुलाकातें भी होती रहती हैं, लेकिन जो मुलाकातें होती हैं वो किसी एजेंडे के ऊपर होती हैं। ईवीएम के ऊपर मुलाकात हुई, इस्लाहत के ऊपर मुलाकात हुई, हल्का बंदियों के ऊपर मुलाकात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पीटीआई ये इल्जाम लगा रही है कि ये जो मुलाकात हुई है ये इस केस के हवाले से हुई है। ये इसी तरह है कि आपका एक मुकदमा हाई कोर्ट में हो और दूसरी पार्टी जाके जज से मुलाकात करे और कहे कि इसका फैसला जल्दी करें, तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज है जो वो इल्जाम लगा रहे हैं उनके बकौल। अब इसकी हकीकत क्या है ये तो खुदा की जाती जानती है, या फिर तहकीकात होंगी या फिर वो रेफरेंस सामने रखेंगे। तो जिस तरह कंवर दिलशाद साहब ने फरमाया कि अगर वो कोई सबूत सामने रखेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि क्या सबूत है उनके पास। तो ये तो एक अलहदा चीज है। लेकिन देखिए, अगर आप इलेक्शन कमीशन का किरदार देखें, ईवीएम के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो मौकफ इख्तियार किया गया जो पीटीआई के मुखालिफ था कि ये तो महंगा फ्रॉड है। अब अगर इस किस्म की आप हरकत करेंगे, फिर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो कोई भी शख्स कानून पढ़ेगा वो बता सकता है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर अगर कुछ लोग डी सीट होंगे तो अगले लोग नामजद हो जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं किया। पीपी7 के अंदर 1,30,000 से ज्यादा वोट पड़े, 45 वोटों के मार्जिन के ऊपर सीट दे दी, रीकाउंट नहीं करवाया। एक बंदा सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुका है लेकिन उसने हमजा को फिर भी वोट दिया, उसको डी सीट नहीं किया गया, उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। लेकिन ये सारी बातें आपकी अपनी जगह पे ठीक है, ये आपका तज्जिया है कि ये इस वजह से है और ये इलेक्शन यानी फरीद भाई एक मिनट, ये तज्जिया नहीं है, ये सारे हकायक हैं जो मैंने आपको बयान किए हैं। तज्जिया अच्छा, उसका पहला हिस्सा था। ठीक है, मैं आपने कहा ये हकायक है, लेकिन मैं आपने जहां तक ये बात की है मैं इसी पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना चाहता हूं। जहां तक आपने कहा कि जनाब ये बातें, लेकिन दूसरी तरफ से यही बात कही जा रही है, आपने चूंकि हकायक बता दिए, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद भी ये समझती है कि जो दबाव बढ़ाया जा रहा है महज इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाके इस फॉरेन फंडिंग वाला जो फैसला है इसको मजीद ताखिर का शिकार किया जाए। देखिए, बिल्कुल वो ये तासुर जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा कि सियासी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सियासी मामला है, एक सियासी जमात इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो जब भी सियासी जमात इन्वॉल्व होगी, सियासत इन्वॉल्व होगी, तो उसको तो सियासी दबाव डाला जाएगा। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो दीगर जमातें हैं उनके हवाले से जो मुकदमात हैं, उनके हवाले से जो फंडिंग के हवाले से तहफुजात हैं, उसके ऊपर भी इसी तेजी से काम हो, इसी तेजी से कोई फैसला है, इसी तेजी से मुकदमा चले। ऑल्दो कि इसमें वैसे ही 8 साल तो लग गए, मेरे ख्याल में अब आ जाना चाहिए मुकदमा। अगर कोई इसका फैसला, अगर कोई चीज है तो अगेन जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि दीगर फोरम्स मौजूद हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के खिलाफ कोई फैसला देगा तो उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, अतर काज़मी साहब, कंवर दिलशाद साहब इस मौके के ऊपर, और इन चीजों के ऊपर मजीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मजहर अब्बास साहब, इन चीज़ों पर तो बात हुई, ब्रेक पर जाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त एक और जो बात जो सामने आ रही है और इस वक्त गर्दिश कर रही है, क्या आप भी ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से वापस लाने की तैयारी हो रही? देखिए, ये तो बहुत ही मुझे अजीब सा सवाल लग रहा है। लाने की तैयारी हो रही है, मैं विद इन द पार्टी बात कर रहा हूं, अवाम की तरफ से, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि पॉपुलर वोट उनका है और अवाम उनके साथ है, और जल्द इंतखाबात अगर करा दिए जाएं तो वो 2/3 अक्सरियत से आ सकते हैं। देखिए, आपने सवाल ये किया कि उनको 2/3 अक्सरियत से लाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन के अलावा कोई काम किया जा रहा है। नहीं, मेरा तो इशारा अवामी उसके ऊपर था कि अवाम की तरफ से, और मतलब आम इंतखाबात होंगे तो मुझे क्या पता कोई सादा अक्सरियत लेता है, कोई 2/3 अक्सरियत लेता है, कोई कामयाब होता है, नहीं होता। तो ये सवाल बनता ही नहीं है। इलेक्शंस हो जाएं, इलेक्शन में पता चल जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनकी एक पॉपुलर वेव रही है पिछले 3 महीने में। लेकिन याद रखें कि जो है, अगर इलेक्शंस कब होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 6 महीने बाद होते हैं, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी मैं और आप नहीं कह सकते कुछ। आज से 1 साल बाद इलेक्शन होंगे, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी आप आज बैठकर उसका तज्जिया नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनके पास पंजाब गवर्नमेंट है, अब उनके पास खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है। तो लिहाजा अब डिलीवरेंस का काम जो है वो पंजाब के अंदर वो उनका है। तो अब वो ये चाहेंगे, पहले तो उनकी पार्टी की तरफ से ये बात आती थी कि हम फौरी तौर पे इस्तीफे देके नए इलेक्शन में, लेकिन अब लगता है वो पंजाब में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने जा रहे हैं।
पंजाब में वो सेहत कार्ड और इस तरह के रिलीफ देके, क्योंकि ज़ाहिर है अभी 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब में जो है वो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली राइट ऑफ कर सकते हैं नून लीग को। मैं नहीं समझता कि नून लीग कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाएगी। तो ये, और फिर जब हम कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी, इसका मतलब ये कि आप जो है वो लैंडस्लाइड हासिल करें पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, एटलीस्ट ये 2 सूबों में, तो क्योंकि सिंध में पीटीआई की पोजीशन इस वक्त ऐसी नहीं है। अभी हम देखेंगे लोकल बॉडीज इलेक्शन में, उम्मीद है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्योंकि 14 MNAs उनके कराची में हैं, 25 MPs हैं। लेकिन इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते। हाँ, आज अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान की तरफ बहुत वादे टिल्ट नजर आता है। मजहर साहब, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज इलेक्शन की कोई फिजा बनती हुई आपको नजर आती है? क्योंकि इस तरह की बात तो की जाती है और आती भी रहती है कि अक्टूबर में हो रहे हैं या नवंबर में हो जाएंगे। मैं शेख साहब की पेशगोइयों की तरफ मेरा इशारा। देखें, इस चीज का बिल्कुल इम्कान हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकली आप कोलैप्स हो रहे हैं और मेरे ख्याल में जो सारा दारो मदार है वो ये कि IMF क्या फैसला करती है, IMF का बोर्ड क्या फैसला करता है। तो IMF की किस्त अगर रिलीज हो जाती है तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि फ़ज़ा ऐसी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अंडर प्रेशर है, खुद विद इन द गवर्नमेंट भी PMLN के अंदर एक दबाव है कि हमें फ़ौरन इलेक्शन में चला जाना चाहिए, इसलिए कि आगे जाके इकोनॉमिक सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। तो वो एक थिंकिंग तो ज़रूर है, लेकिन जाहिर है उसमें गवर्नमेंट इत्तेहादियों में बहुत से इत्तेहादी ऐसे हैं जो इसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं हम साल भर पूरा करें, उसके बाद देखेंगे इलेक्शंस का। क्योंकि ये भी जो तासुर है ना मजहर अब्बास साहब, कि नून लीग कहती है कि तमाम डिफिकल्ट जो डिसीजंस हैं वो ले भी ले और लेने के बाद वो फिर इलेक्शन में भी चली जाए, तो उनको क्या फायदा हुआ? यानी इस वक्त फायदा ये होगा फरीद, इस वक्त फायदा ये होगा कि अगर आज आप ये पोजीशन लेते हैं कि जो मुश्किल फैसले हमने कर लिए उसकी सियासी प्राइस भी हमने दी, लेकिन अब हम समझते हैं कि आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लोगों का मैंडेट लेना चाहिए और जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके लिए हमने मुश्किल फैसले करके सूरत हाल आसान कर दी है। यानी ये मौक़िफ़ बन सकता है अगर आप आम इंतखाबात की तरफ हुकूमत जाए। लेकिन अगर आज से 6 महीने बाद या साल भर बाद जब डॉलर कहीं 250 का हो जाए और महंगाई जो है वो अपनी जो है और ज़्यादा डबल हो जाए, उस वक्त तो आपका ये मौक़िफ़ नहीं चलेगा। तो आज तो ये मौक़िफ़ चल सकता है, लेकिन आज से 1 साल बाद में ये मौक़िफ़ नहीं चल सकता। तो मेरा ख्याल है इसलिए ये जवाब आज बन सकता है अगर आप इलेक्शन की तरफ जाना चाहें। ठीक हो गया, यानी कि आप इस जवाब के ऊपर बात करें कि अगर अर्ली चले जाते हैं तो फायदा हो सकता है, वरना बाद में ये भी आप इस पॉइंट को या इस साइड को नहीं ले सकेंगे। अतर काज़मी साहब, पॉपुलस वोट के हवाले से जिस वक्त जो है वो इमरान खान साहब का जो पॉपुलस वोट है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जरा सा। कंवर दिलशाद साहब का जरा मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, मैं उसके बाद आपकी तरफ आता हूं। जो अर्ली इलेक्शन या इस वक्त जो इमरान खान साहब समझते हैं या पीटीआई समझती है कि जल्द इलेक्शन हो जाने चाहिए, और यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि क्या जल्द इंतखाबात हो जाने की सूरत में क्या जल्द इंतखाबात तमाम मसाइल का हल भी है? कंवर दिलशाद साहब, मुझे यह बता दीजिएगा कि इस वक्त जो फैसला और दूसरी चीजों की बात आपने की है, ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ये फॉरेन फंडिंग वाला केस का डिसीजन आ जाता है और जल्द इंतखाबात भी कॉल हो जाते हैं, अगर इसी साल इंतखाबात की भी तारीख का ऐलान हो जाता है, तो क्या यह फैसला असरअंदाज होगा और किस तरह से होगा? नहीं, ये तो जैसा इमरान खान की जो नहाई चीज है ना, लीगल एडवाइजर हैं या उनके आईनी माहिरीन है, वो उनको गलत अंधेरे में खड़ा किया हुआ इमरान खान को। ये तो फॉरेन फंडिंग केस तो बड़ा एक फॉरेन कोई केस ही कोई नहीं, मामूली किस्म का केस है। वो उसके बारे में यह है कि जो फॉरेन फंडिंग हुई है, ये ममनुआ फंडिंग हुई है, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको बहक के सरकार जब्त कर लेगा, बस खत्म होगी बात। इसके बाद ये वफाकी हुकूमत की मर्जी है कि इसकी आड़ में अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 17 के तहत। जनाब, ये साबित हो गया है इस पार्टी ने ममनुआ फंडिंग ली है, फॉरेन फंडिंग ली है, तो आप इसको खिलाफ कानून करार दें। तो वो अच्छा, यानी आप समझते हैं कि इस केस ये कोई बहुत ज्यादा गैर मामूली केस नहीं है? वैसे अपने गैर मामूली बन जाता है ना, जिस पर इमरान खान को लोगों ने डराया हुआ धमकाया कि पता नहीं क्या मामला हो, लेकिन वफाकी हुकूमत कुछ कर सकती है। वफाकी हुकूमत इस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फॉरेन फंडिंग की जब्त करने पर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवा सकती है कि जनाब इस पार्टी की फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है या ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है, तो इस पार्टी को करदम करार दिया जाए। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवा देने के उनके पास इख्तियार है आइन के आर्टिकल 17 के तहत।
इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है। ये बिला वजह इमरान खान इलेक्शन कमीशन के पीछे हाथ धो के बैठे हुए हैं। उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। ना पार्टी को कलम करार दे सकते हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकते सिवाय फंड जमा करने के। तो सर मुझे ये बता दीजिए, जो करारदाद इस वक्त है, जैसे अभी भी बात हुई है कि पंजाब असम्बली से करारदाद मूव की जा रही है, केपी की असम्बली से करारदाद मूव की जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट में, तो ये मूव किस तरह से, क्योंकि 2 प्रोविंसेस 2 सूबों से जो है वो ये करारदाद मूव होगी। देखो, इसमें सबसे बड़ी अहम बात मुझे नजर आ रही है, ये पहली दफा ही हुआ है पाकिस्तान की तारीख में किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमीशन के बारे में इस तरह की कौमी सूबाई असम्बली के जरिए करारदाद पेश की। यहाँ सबसे बड़ा अहम काम पाकिस्तान के इंतहाई सीजनड सियासतदान है चौधरी परवेज इलाही साहब, उनका काम था कि इसको ना होने देते। वो कहते हैं हमारा सूबाई असम्बली में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वफाक में जिस तरह भी आप चाहें उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं जहाँ दिल चाहे, लेकिन सूबाई असम्बली को कंट्रोवर्शियल ना करें। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इससे सूबाई असम्बली, आप कह रहे हैं इससे सूबाई असम्बली मुतनाज़ा हो जाएगी? मुतनाज़ा हो जाएगी ना, मुतनाज़ा ही हो गई ना। जब एक बला वजह चीफ इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुने बगैर ही करारदाद पेश कर दी, वन साइडेड पे करारदाद पेश कर दी ना। अब इनके पास चूंकि जहर अगर एक्शन लेना चाहें, इलेक्शन लेगा नहीं। तो सर ऐसे में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुतनाज़ा हो जाएंगे। मुतनाज़ा तो सारे पाकिस्तान के, ना बाजवा साहब से लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक सारे कंट्रोवर्शियल है। कौन सा बचा हुआ है कंट्रोवर्शियल से? ठीक है, अतर काज़मी साहब, सर मुझे आप बताइएगा, आप क्या देखते हैं सर इस वक्त, क्या आपको नजर आता है जिस तरह से मजहर अब्बास साहब ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप भी यही समझते हैं कि अर्ली इलेक्शंस का साल 2022 ही है? देखिए, एक तो पहले जो आपने सवाल किया था, गालिबन आपने पूरी बात थोड़ा सा पर्दा रखा। ये वो बयानिया जो कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान के मुखालफिन की जानिब से भी पेश किया जा रहा है कि जो इमरान खान को उतारा गया था बुनियादी तौर पे वो कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि उसको मकबूल किया जाए और दोबारा 2/3 अक्सरियत से लाया जाए। मेरे ख्याल में जिस तरह मजहर साहब ने बता दिया कि ये तो अगर इतने कोई किसी को मकबूल कर सकता और किसी को 2/3 अक्सरियत से ला सकता तो और बहुत सारे लोग हैं उनको वो ले आते। लेकिन इस वक्त जो करंटली जो वेव एक बनी हुई है, पॉलिटिकल वेव जो बनाई है, इमरान खान ने बयानिया बनाया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उनको अवाम के एक बड़े चंक का या बड़े हिस्से की हमायत हासिल है। जितना टाइम गुजरेगा, क्या उस टाइम के साथ वो इस हमायत को बरकरार रख सकेंगे, ये एक और फैक्टर है। लेकिन इमरान खान की जो इंश्योरेंस, चले आप बता दीजिए, आपका तज्जिया क्या कहता है कि क्या वो इस हमायत को बरकरार रख सकेंगे अगर इसमें वक्त गुजरता है तो? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इतनी मजबूत है कि वो हर गुजरते दिन के साथ उसमें मजीद इजाफा होगा। और इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी है आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल और इनकी गवर्नेंस और इनका माजी और इनका हाल और इनके मुस्तकबिल के जो इनके प्लानिंग है, ये वो सारी चीजें हैं जो इमरान खान के हक में जाती हैं। जब तक कोई ऐसा मुतबादिल नहीं आएगा जो इमरान खान से बेहतर नजर आए तो मुझे नहीं लगता कि अवाम को वो कायल कर सकेंगे। और दूसरा ये भी देख लिया कि इनका जो भरम था गुड एडमिनिस्ट्रेटर का, तजर्बाकारी का, मईशत बेहतर चलाने का, और उसके साथ साथ ताकतवर हलकों के हवाले से जो ये कहते थे कि इमरान खान की उंगली पकड़ के उन्होंने सब कुछ चलाया, तो यहाँ पे तो कंधे पे बैठा के भी कोई किसी को नहीं चला पा रहा इस वक्त जो हालत हुई हुई है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हैं जो इंश्योरेंस है इमरान खान की, और इसी वजह से इमरान खान को अब कोई जल्दी भी मुझे नहीं नजर आती। वो कह रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ मुझे सियासी फायदा ही हो रहा है। आप समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब इस बात पे सेटल डाउन होते हुए नजर आएंगे कि अगर 2022 में इंतखाबात नहीं होते और मौजूदा हुकूमत अपनी टेन्योर पूरी करती है, ये अगर अगस्त सितंबर तक अगले साल तक चला जाता है मामला, क्या तब भी ये चीज, आपने कहा चले ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन क्या इमरान खान साहब तब तक इंतजार करते हुए आपको नजर आते हैं? देखिए, उनकी जो जाती राय है वो तो बिल्कुल इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो फौरन इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये तज्जिया है कि अगर इस तरह हालात चलते रहे तो सियासी तौर पे उनको कोई ज्यादा नुकसान नजर नहीं आएगा इसमें, इसलिए कि मुश्किल फैसले हो रहे हैं और सारा मलबा इस हुकूमत और इत्तेहाद पे गिर रहा है। तो मेरे ख्याल में उनके पास 2 सूबे भी हैं, वो हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में इसको भी वो देखेंगे, इसको मद्देनजर रखेंगे। ठीक है, क्या एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं मजहर अब्बास साहब, अतर काज़मी और कमर दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मजहर अब्बास साहब, जो बात आपने कही है मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं कि जो हुकूमती इत्तेहाद रहा, नजर तो बज़ाहिर नून लीग सामने आ रही है, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो दीगर इत्तेहादी जमातें भी हैं, लेकिन ज्यादा फेस नून लीग को करना पड़ता है। और आपके नजदीक जो है वो जितना जल्द अज जल्द इस चीज को अगर अर्ली इलेक्शंस की तरफ ले जाते हैं तो उतना वो सेफ साइड पे आ जाएंगे।
ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि नून लीग जो असल में हॉट वाटर्स में नून लीग आई है, और अगर आ भी गई तो फिर ये हाथ उनके साथ कैसे हो गया? देखिए, अल्टीमेट लॉस तो सबका ही होगा जो हुकूमती इत्तेहादी हैं। इसलिए हाँ, नून लीग का इलेक्शन के हवाले से आप कह सकते हैं क्योंकि पंजाब डिसाइसिव प्रोविंस है, लेकिन पंजाब में फ़र्ज़ करें अगर नून लीग हार जाती है इलेक्शन तो क्या पीपल्स पार्टी तो नहीं जीतेगी, तो एएनपी तो नहीं जीतेगी, जो जेयूआई तो नहीं जीतेगी, तो लॉस तो कलेक्टिव है, इस हुक्मरान इत्तेहाद का कलेक्टिव लॉस होगा। तो लिहाजा नून लीग का प्रॉब्लम ये कि नून लीग एक बड़ी बेहतर पोजीशन में थी आज से चंद माह पहले, और इमरान खान एक बहुत बुरी पोजीशन में थे। तो ये एकदम टर्न अराउंड हुआ है अदम एतमाद की तहरीक के बाद, इसीलिए मैं हमेशा से उसको एक गलत सियासी फैसला कहता हूँ। अब उसमें से किस तरह अब जो चीज़ हो रही है वो यही हो रही है, विद इन मुस्लिम लीग नून यही बहस चल रही है कि जी हमने गलती की है और अब हम मज़ीद गलती करते जा रहे हैं, हम मज़ीद ताक़ीर कर रहे हैं, मज़ीद गलती कर रहे हैं। अभी हमने 20 सीटें तो वो थी जो जहां उसमें से 10 ऐसी थी जो आज़ाद लड़े थे। तो ये जो सूरत हाल थी ये इतनी ठीक है, लॉस हुआ हमें लेकिन इतना बड़ा नहीं, लेकिन अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमें ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा, तो हमें उस लॉस से निकलना चाहिए। फिर दूसरी बड़ी गलती ये की उन्होंने 17 जुलाई के बाद मेरे नुक्ते नज़र से उन्हें इस कॉन्टेस्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, हमजा शहबाज को कंसीड कर देना चाहिए था, ताकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती और नून लीग का या हमजा शहबाज का थोड़ा सा ग्रेस रह जाता। इस तरह पीएमएलक्यू के 10 वोट को आपने रिजेक्ट किया, अब उस पर बहस करते रहे आप, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि तहरीक इंसाफ और पीएमएलक्यू की हुकूमत वहाँ बन गई। अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि उनका स्पीकर भी आ गया, उनका डिप्टी स्पीकर भी आ गया और आप आउट हो गए। अब आप के पास ना वो ग्रेस रही, ना आपके पास वो पोजीशन रही, अब आप जाके ऑपोजिशन करते रहें। तो अगर आप पहली पोजीशन पर चले जाते तो शायद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करना आता। अगर शहबाज शरीफ चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दे देते या हमजा शहबाज दे देते तो उनका कद नीचा नहीं बल्कि ऊंचा होता कद। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की रिवायात कम रही हैं, इस तरह की सियासी रिवायात ना इस तरफ से ना उस तरफ से। तो अब जो मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि वो अपने आप को रीथिंक करे, जो सूरत हाल उनको बन रही है उन्हें पूरी रिवैम्प करना पड़ेगा अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि नवाज़ शरीफ की अपीलों का क्या बनेगा। नवाज़ शरीफ की अपीलों का अगर कुछ फैसला नहीं होता तो मुझे नवाज़ शरीफ वापस आते नज़र नहीं आ रहे। मरियम नवाज़ साहिबा की सूरत हाल भी ऐसी ही है कि उनकी अपील का क्या फैसला होगा। तो मुस्लिम लीग नून एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वीज़ावी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरे इत्तेहादी जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला कर सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ मुझे तीसरी मरतबा वहाँ जीतती हुई नज़र आ रही है। अवामी नेशनल पार्टी बहुत बुरी तरीके से बहुत बुरी सूरत हाल में वहाँ है। तो सिंध में आप पीपल्स पार्टी ले लें, पीपल्स पार्टी की सिंध में फिर एक पोजीशन है और वो पोजीशन वो अपनी रिटेन करेंगे। मैं अर्बन सिंध का नहीं कह सकता कराची हैदराबाद की क्या सिचुएशन होगी, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें मुस्लिम लीग नून बिग लूजर के तौर पे सामने आ रही है। राइट। अतहर काज़मी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर अब से कुछ माह बाद अब यानी कि अर्लीस्ट इलेक्शन हो जाते हैं वो सूट करता है, या फिर कुछ और सख्त फैसले आ जाएं तो वो सिनेरियो के तहत उनको वो सूट करेगा? मेरे ख्याल में अभी उनको अर्ली इलेक्शन सूट करते हैं, लेकिन अगर कुछ देर भी हो जाती है तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि उस सियासी तौर पे उनको कोई बड़ा नुकसान होगा। हाँ, इंतजामी कुछ मामलात ऐसे हैं, कोई तैनातियां हैं, ये जो मसाइल हैं वो एक अलहदा बहस है, लेकिन सियासी तौर पर मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज्यादा इसका नुकसान होगा। इस वक्त अगर वो इंतखाबात में जाते हैं तो मुझे यही लगता है कि जिस तरह उन्होंने आपने देखा कि पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी नशिस्तें वगैरह वापस जीती और सारा जो इत्तेहाद है जो मिल के इलेक्शन लड़ रहे थे। अगर आप सिर्फ मुल्तान की मिसाल ले लें तो वहां पे मरियम बीबी भी गई हुई थी, वहां पे गिलानी साहब भी एक्टिव थे, उनके बेटे भी एक्टिव थे, लेकिन उसके बावजूद वहां से पीटीआई ने सीट निकाली। तो ये जो अब तासुर देते हैं कि जनाब सिर्फ पीटीआई ने कुछ अपनी सीटें वापस ले ली, नहीं, ऐसा तासुर नहीं है, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। सबसे उन्होंने नशिस्तें इलेक्शन लड़के सबका मुकाबला करके वापस ली हैं। अच्छा, लास्ट कमेंट मुझे कर दीजिएगा कि दुबई के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब दुबई गए, उसके हवाले से भी काफी अफवाहें
और चेमोगोइयां होती रहीं, तो वो अफवाहों में कुछ सच्चाई या हकीकत भी है या जस्ट ये शुरलियां और फुलझड़ियां ही छोड़ी गई थी? तो देखिए बहुत सारी खबरें आती रहती हैं इस तरह की, टू बी ऑनेस्ट जब तक कोई कॉन्क्रीट चीज सामने नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि आसिफ अली जरदारी माजरत के साथ पाकिस्तान के मोस्ट ओवररेटेड सियासतदान हैं, उनको जितनी हम ज्यादा वो देते हैं अहमियत, उतने अहम वो है नहीं है। उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की हालत की है, जिस तरह अभी मजहर साहब ने भी कहा कि सिंध के अर्बन एरियाज की भी कोई गारंटी नहीं मैं दे सकता, और ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने तज्जिया किया। ये वो पीपल्स पार्टी है जो लाहौर में खंबा खड़ा कर देना भुट्टो, तो खंबे को लोग वोट दे देते थे। तो इस जीनियस ने, ये जिनको पीएचडी कहा जाता है सियासत का, उन्होंने अंदरूने सिंध की जमात उसको बना दिया। तो मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी अवामी सियासत में उनकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, जोड़ तोड़ में वो जो करते रहते हैं, ये आउटडेटेड वर्जन है सियासत का, अब उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मजहर अब्बास साहब, आपका अतर काजमी साहब, आपका कमर दिलशाद साहब, आपका फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।